हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये आज फिर से क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं केमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट में हमने लास्ट लेक्चर में फैराडे का फर्स्ट लॉ कर लिया था। पहले रिकैपिचुलेशन करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्चुअल में किया क्या था। हमने क्या किया था, फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। मैं जस्ट फॉर्मूले के साथ लिख रहा हूँ और बोलता चला जाऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले लिखूंगा पूरे के पूरे, जितने हमने डिराइव किए थे लास्ट लेक्चर में वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ लिखूंगा और फैराडे का फर्स्ट लॉ बता दूंगा बिल्कुल इन शॉर्ट में। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था कि जितनी हम किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसका वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जितनी हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी या जितना हमने उसमें चार्ज फ्लो करवाया था, ठीक है। कहने का मतलब क्या था, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि जो वेट था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्यू यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो उसके बाद जब वेट क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है W = ZQ। उसके बाद हमने Z का फॉर्मूला निकाला कि Z को कैलकुलेट कैसे करते हैं। Z क्या होता है, Z = W/Q, है ना। अगर Q यानी चार्ज हमने 1 कॉलम ले लिया तो Z किसके इक्वल आ जाता है, W के इक्वल आ जाता है। अब Z की वैल्यू निकाली थी हमने, Z की वैल्यू क्या थी, Z कैसे निकाला था, Z = एटॉमिक मास या फिर मोलर मास डिवाइड बाई 96500 कॉलम मोल इनवर्स इनटू में n फैक्टर। ये हमारा Z का फॉर्मूला था, ठीक है। ये क्या था, Z का फॉर्मूला था। इसी Z के फॉर्मूले को हमने W वाले फॉर्मूले में रखा, W = ZQ में रखा और हमारा W आ गया, ठीक है। तो यानी वेट क्या था, ये सारे के सारे फॉर्मूले किस लॉ पे चल रहे हैं अभी तक, फर्स्ट लॉ वाले डिस्कस कर रहा हूं, फिर से दोबारा एक बार रिकैप कर रहे हैं। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट = इसकी जगह मैं डायरेक्ट mm लिख रहा हूं, यानी मोलिकुलर मास लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, m, और इसकी जगह इनटू Q की जगह क्या लिखेंगे, Q क्या है, किसके इक्वल होता है, Q = I × T, यानी करंट इंटू टाइम चार्ज होता है, तो उसी को लिख देंगे I × T डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 96500 कॉलम मोल इनवर्स इनटू NF, यानी n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, जितनी मेटल की वैलेंसी होती है उतना ही उसका n फैक्टर होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उसको रिड्यूस होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए गेन या लूज करने पड़ते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन n फैक्टर में लिखे जाएंगे। n फैक्टर या इसको फैराडे भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया था फॉर्मूला W का। अब आज जिस फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ने वाली है वो फॉर्मूला वैसे मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। जब भी मोलिकुलर मास को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी मोलर मास को या एटॉमिक मास को या मोलर मास को जब भी हम डिवाइड कर देते हैं n फैक्टर से, तब हमें क्या मिलता है, mm डिवाइड बाई n फैक्टर। तो इसका मतलब मिलता है हमें इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, यानी एटॉमिक मास को जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने रिड्यूस करने के लिए कैथोड पे चाहिए होते हैं उनसे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, जिसको आज हम फैराडे का जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे तब इसको यूज करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना है भैया में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से और फॉर्मूले थे भाई, वेट वाला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद और कौन कौन सा फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी था कि जब मान लो मैं इसको इधर ले आया, वेट को इधर ले आया, mm यानी मोलर मास को मैं इसके इस साइड ले आया, तो उधर क्या बचा, I × T डिवाइड बाई 96500 कॉलम पर मोल इनटू NF, यही बचा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो क्वांटिटी है यानी मास डिवाइड बाई मोलर मास = क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हुआ, ये हुआ। मैं सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं, एक बार याद दिला रहा हूं आपको कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, यानी नंबर ऑफ मोल्स भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये चीजें पता हो तो। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये तो था कि अमाउंट यानी वेट के बारे में, वेट निकालना है या नंबर ऑफ मोल्स। तीसरी चीज जो हमें निकालनी पड़ सकती है कि मान लो कोई गैसियस प्रोडक्ट मिल जाए तब हमें क्या करना होता है, तब हमें जो निकालनी होती है वो होती है वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम को एसटीपी पे निकालना है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर वॉल्यूम को निकालना है, तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, तब हमें यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स इनटू
22.4 लीटर, यानी वॉल्यूम जब निकलेगी तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, एसटीपी पे अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। और अगर डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे है, यानी एसटीपी पे नहीं है, तब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई पी हो जाएगा। ये थे टोटल फॉर्मूले जो कल हमने पढ़े थे। ये कौन से फॉर्मूले थे भाई, जो कल हमने पढ़े थे। अब इन्हीं के साथ कुछ नए फॉर्मूले डिराइव करेंगे, किससे, फैराडे के सेकंड लॉ से। फर्स्ट लॉ मैंने पूरा करवा दिया था लास्ट लेक्चर में, और अब आपको जो करना है वो करना है सेकंड लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को, जब वो स्टडी कर रहा था तो उसने 2 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ और उससे जनरेट होने वाले फॉर्मूले हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ वाले फॉर्मूले हैं, एक बार के लिए मैंने यही छोड़ रहा हूं, इस साइड हम सेकंड लॉ वाले फॉर्मूले करेंगे, सेकंड लॉ को करेंगे। तो हमारी जो हेडिंग है आज की वो क्या होगी, फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आया हमारे वो क्या था कि फैराडे का सेकंड लॉ है क्या, क्या बताता है। तो देखो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर कुछ सेल, यानी 2 या 2 से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा है, या 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जो क्वांटिटी होगी, जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास की होगी, तो उनमें से हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तब जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे उनके ऊपर जो प्रोडक्ट होगा उसका जितना वेट मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के, उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उनके इस रेशियो के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उनका वेट रेशियो, प्रोडक्ट का वेट रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट रेशियो के इक्वल ही होगा। देखो अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, उसको स्टेटमेंट को लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखना है। इट स्टेट्स दैट, क्या है, इट स्टेट्स दैट when it states that when same quantity of electricity, when same quantity of electricity is supplied या passed, where when same quantity of electricity is passed through different electrolytes, क्या कह रहा है कि जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स से, देन जो कि क्या है, कनेक्टेड इन इलेक्ट्रोलाइट्स, कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्टेड है, इस बात को ध्यान रखना। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसमें कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। द वेट ऑफ प्रोडक्ट्स एट द इलेक्ट्रोड्स are directly proportional to their chemical equivalent weights। क्या कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट से, वो ये कहना चाह रहा है कि it states that when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series, then the weights of the product या substance obtained at electrodes are directly proportional
टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, यानी जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उनका जो वेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात ये कहना चाह रहा है। इसी चीज को हम डायग्राम से कैसे समझेंगे, उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, हो गया। अब हम इस चीज को समझते हैं किससे, डायग्राम से समझते हैं भाई। मैं फॉर्मूले वगैरह सब रब कर रहा हूं, अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि फैराडे का सेकंड लॉ था क्या। मैं प्रूफ करूंगा कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या था, पूरा प्रूफ करूंगा कि उनका जो वेट होगा प्रोडक्ट्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। इस चीज को मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूं, पूरा प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लो, सारा का सारा होगा, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सेल कंस्टिट्यूट करना। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मान लेता हूं मैं कि मेरे पास सेल है। देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 सेल हैं जो मैंने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करने हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया मैंने इसमें, फिर मैंने इसमें क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दी, 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। अब इसको मैं एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही बात चल रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, कैथोड। ध्यान रखना इस बात को कि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, एनोड होता है, और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, कैथोड होता है। पिछले लेक्चर्स में सारी चीजें करवा चुका हूं। अब देखो ये बाहरी सर्किट कंप्लीट हुआ, अंदर वाला देखो, इसको इससे जोड़ दो। अब देखो हमें पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड क्या है, ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात बता रहा हूं, सिंपल सी बात बता रहा हूं, यहां इसको कनेक्ट कर दिया क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, एनोड हुआ। अब ये एनोड है तो इसके साथ वाला इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा, कैथोड। और अगर ये कैथोड है तो इसके साथ वाला कौन सा हो जाएगा, एनोड, और ये एनोड है तो इसके साथ वाला कौन सा हो गया, कैथोड हो गया। तो सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स को हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, यानी कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल वाला है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल वाला है। और ये कनेक्शन किस में है, सीरीज में दिखाया है मैंने। ये कनेक्शन किस में दिखाया है, सीरीज में दिखाया है। अब यहां जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए ध्यान देना कि मान लो इस इलेक्ट्रोड पे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है ए, इस पे मिल रहा है बी, इस पे मिल रहा है सी, और इस पे मिल रहा है डी। मुझे चारों इलेक्ट्रोड पे 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, चारों इलेक्ट्रोड पे 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब देखो हो क्या रहा है, आई सेम है, यानी करंट तो सेम है, और टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों सेल के लिए सेम टाइम तक ही तो करंट फ्लो करवाएंगे ना। दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, यानी एक सेल के लिए अलग अलग थोड़ी होगा, दोनों सेल के लिए सेम टाइम तक क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। तो ये दोनों तो सेम हुए, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब करना क्या है, अब देखो जो लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि वेट ऑफ ए रेशियो वेट ऑफ बी रेशियो वेट ऑफ सी रेशियो वेट ऑफ डी किसके इक्वल हैं, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी। ये है स्टेटमेंट, यानी वेट ऑफ ए रेशियो वेट ऑफ बी रेशियो वेट ऑफ सी रेशियो वेट ऑफ डी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी। इसको प्रूफ करना है हमें। हमें पता है कि W का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं, यानी वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट इनटू I इंटू टी डिवाइड बाई 96500 कॉलम पर मोल, यानी एक मोल में लेके चल रहे हैं तो पूरा फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है। और इसी फार्मूले से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि W किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E के। इससे क्या पता चल रहा है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, E से, यानी वेट ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके
इक्विवेलेंट वेट से, यानी केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही तो हमारा फैराडे का सेकंड लॉ था। अब इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे है, कैसे हो रहा है, पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देखेंगे। और उसका भी हम एग्जांपल में क्या करेंगे कि पूरा पर्टिकुलर सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें एनोड और कैथोड पे क्या क्या हो रहा है वो भी देखेंगे, और फिर इस रेशियो को निकालेंगे, ठीक है, और इसको पुट करेंगे, बिल्कुल पूरा डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। इसके बाद अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं। ये तो फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा था ना, थोड़ी देर पहले जब मैंने फॉर्मूले लिखे थे सारे, तब मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया था। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन थी। अब देखो जो ये वाला एग्जांपल है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं एक सेल का, जिसके अंदर मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन मेरे पास है AgNO3 और दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास है CuSO4, और दोनों ही कैसे हैं, एक्वस। कैसे हैं, एक्वस है वे, दोनों ही कैसे हैं, एक्वस। पहले में AgNO3, दूसरे में CuSO4, दोनों ही क्या है, एक्वस। अब ध्यान देना, ये दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर की ही हैं, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर की ही हैं। ध्यान रखना, सेम मेटल की इलेक्ट्रोड है। अगर मैं यहां प्लेटिनम ले लेता, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा तुम्हारे लिए टफ करने की कोशिश की है, अगर मैं प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले लेता जो कि इनर्ट होती है, तो तुम्हें एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करते आराम से प्रोडक्ट बता देते कि क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, और उनका रेशियो तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल के उसके इक्वल कर दे देते, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाता। लेकिन अब जब मैंने देख दिया कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, कॉपर और सिल्वर दोनों ही रिएक्टिव मेटल्स हैं, दोनों ही रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगा किसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए पहचानना, और डिफिकल्ट वाला कैसे आराम से समझा रहा हूं, बिल्कुल पर्टिकुलरली। दोनों सेल को लेते हैं, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये है सेल 1 और ये है सेल 2, ठीक है, ये सेल 1, ये सेल 2। तो मैं सेल 1 के लिए पहले क्या कर रहा हूं, सेल 1 का केस ले रहा हूं। पहले सेल में एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है हम देखते हैं। किस पे, एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। सबसे पहला काम तो वही है, अभी तक जो पिछले लेक्चर्स में किया ना उसी चीज को कंटिन्यू करना है इसमें, उसकी सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी इसमें। अब देखो एनोड पॉजिटिव है, यानी वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा हूं। कैथोड नेगेटिव है और उस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो एनोड की बात करते हैं। एनोड पे कौन सा आयन जाएगा, एनोड पे हमेशा एनायन भागता है। एनोड की तरफ कौन भागता है, एनायन। और यहां सेल 1 की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, AgNO3 का सॉल्यूशन है। क्या है हमारे पास, क्या है, सबसे पहले Ag का इलेक्ट्रोड, उसके बाद AgNO3 सॉल्यूशन, और वो भी कौन सा, एक्वस। देख लो भाई, मैंने ऊपर कंडीशन भी लिख दी है पहले सेल की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को देख के हम इसको सोल्व करेंगे। हमें एनायन चाहिए, एनायन कौन सा होगा इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में एनायन कौन सा होगा, एनायन होगा NO3 माइनस। एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब पानी भी ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्टिव है, मेटल, तो इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगी। इसका मतलब अब हमारे पास तीन चीजें हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए कंपीट कर रही हैं, आपस में कंपटीशन कर रही हैं। तो बताओ भाई, सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, यानी इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा। याद रखना मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना है, और जिसका SRP वैल्यू लो होता है, यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, उसी का ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो पूरी सीरीज में किसको कितना नंबर मिल रहा है। अगर वाटर है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन वाला केस है। अगर ऑक्सीडेशन एनोड पे ले रहे हैं तो वाटर का ऑक्सीडेशन वाला केस है, यानी इसको मिलेगा 21वां नंबर। अब देखो
इसको कितना नंबर मिलेगा, इसको 20वां नंबर मिलता है और इसको 19वां नंबर मिलता है। Ag प्लस 19वें नंबर पे होता है, NO3 माइनस 20वें पे, और H2O ऑक्सीडेशन वाला केस 21वें नंबर पे होता है। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो यानी SRP वैल्यू लो, SRP लो, उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और तीनों में से SRP वैल्यू लो किसकी, जो सबसे कम नंबर वाला है यानी 19 नंबर पे जो है यानी Ag का। इसका मतलब एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कौन होगा, Ag। अब Ag ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। Ag ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बनाया, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या था कि इस कैथोड से, अब क्योंकि ये पूरी नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है, पूरी नेगेटिवली चार्ज कैथोड थी, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं एनोड की, तो होगा क्या कि एनोड से Ag प्लस क्या आएगा, किसमें आएगा, Ag प्लस कहां जाएगा, Ag प्लस किधर जाएगा, Ag प्लस ऑक्सीडाइज हो गए, यहां से ऑक्सीडाइज हो गए कहां जाएगा। अब देखो भाई, जितना हम देख रहे हैं उसमें क्या मिलेगा, ये कहां जाएगा, Ag प्लस सॉल्यूशन में गया, ठीक है, यहां से Ag प्लस कहां जाएगा, सॉल्यूशन में, यानी Ag कहां गया, सॉल्यूशन में। और अब वही Ag प्लस जो सॉल्यूशन में आया था, कैथोड की अगर बात करें, कैथोड पे हमें कौन कौन, कैथोड की तरफ कौन जाता है, कैटायन जाता है। कैटायन क्या है हमारे पास, Ag प्लस, AgNO3 वाले में कैटायन क्या है, Ag प्लस, साथ में कौन है, वाटर। कौन सा केस है, कैथोड का मतलब रिडक्शन वाला केस, वाटर का रिडक्शन वाला केस, और साथ में क्या है, Ag का इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों का नंबर तो सेम ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन दोनों का नंबर सेम है, लेकिन लेंगे इसको। अब कईयों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने Ag प्लस ही क्यों लिया, Ag क्यों नहीं लिया। तो मुझे एक बात बताओ, Ag का रिडक्शन ज्यादा इजी है या Ag प्लस का। अगर Ag रिड्यूस होगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, नेगेटिव में, अच्छा नहीं है। और जब Ag प्लस रिड्यूस होगा तो वो क्या बनाएगा, Ag मेटल, सिल्वर मेटल, बहुत अच्छा है। इसीलिए हमेशा किसको प्रेफर करते हैं Ag के मुकाबले, Ag प्लस को रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में किसको प्रेफर करते हैं, Ag को। उल्टा चलता है, समझ गए ना। अब देखो यहां रिडक्शन वाले पानी को कितना नंबर मिलता है, 7। अब ध्यान देखना, रिडक्शन उसी का होता है जिसकी SRP वैल्यू हाई होती है, उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जब ये होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसको मिल रही है, Ag प्लस को मिल रही है, क्योंकि ये 19वें नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सारा पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 2 लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से याद करना और उसका पूरा का पूरा यूज करना सिखा चुका हूं। तो अब देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि Ag प्लस रिड्यूस होगा। Ag प्लस रिड्यूस होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अब चूंकि Ag तो यहां एनोड पे तो ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा था, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होकर ये कहां जा रहा था, सॉल्यूशन में। अब यहीं से सॉल्यूशन में यही वाला Ag प्लस कहां जा रहा है, इस कैथोड पे जा रहा है, इस कैथोड पे जा रहा है। और जहां ये कैसे डिपॉजिट हो रहा है, किस तरह डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर मेटल के रूप में। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, कॉपर सल्फेट वाला जब एग्जांपल लिया था तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का नाम दिया था। जब सेम मेटल का इलेक्ट्रोड हो और उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला हो, तब जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। और उसमें हमेशा प्रोडक्ट कहां मिलता है, कैथोड पे मिलता है। कहां मिलता है, कैथोड पे हमेशा प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिला वो क्या था, प्रोडक्ट मिला वो क्या था, सिल्वर मेटल मिला, ठीक है, Ag सिल्वर मेटल मिला। अब देखो सेम केस कहां चलेगा, सेल नंबर 2 में चलेगा, सेकंड सेल में चलेगा भाई। सेम केस कहां चलेगा, सेकंड सेल में। अब देखो मेरे पास, मैं बता रहा हूं आपको क्या है कि सेल नंबर 2 में मेरे पास क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, वो भी कौन सा, एक्वस, और मेरी इलेक्ट्रोड किसकी, कॉपर की, यानी कि मेरे पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब फिर से हमें क्या देखना होगा, एक साइड एनोड देखना होगा। अब मैं यहां लिख रहा हूं एनोड और यहां लिख रहा हूं मैं कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव साइन, ऑक्सीडेशन हमेशा पर होगा,
जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करो तो इसको याद ही रख लेना, कैथोड पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब हमें पता है कि एनोड पे कौन जाता है, एनायन जाता है। तो CuSO4 के केस में एनायन कौन सा है, कॉपर सल्फेट के केस में एनायन कौन सा है, SO4 2-, साथ में क्या आएगा H2O, क्योंकि एक्वस है तो H2O कौन सा केस, ऑक्सीडेशन वाला केस, और इसके साथ क्या आएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अब तीन चीजें हो गई जो ऑक्सीडेशन के लिए कंपीट कर रही है। फिर से हमारे पास SRP वैल्यू वाली बात आ जाती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन आ जाती है। अब देखो किसकी SRP वैल्यू लो है, जिसकी जितनी SRP वैल्यू ज्यादा लो उसका ऑक्सीडेशन उसी का होगा। सबसे लोएस्ट SRP वैल्यू वाले का ऑक्सीडेशन होगा। इसको मिलता है, कॉपर को मिलता है 16वीं पोजीशन, इसको मिलता है 21वीं पोजीशन, और सल्फेट आयन को मिलती है 23वीं पोजीशन। इसका मतलब लोएस्ट एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी, कॉपर की, जिसका कितना है 16 कॉपर, यानी इसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो कॉपर जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ आयन बनाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर 2+ आयन बनाया, यानी कि अब क्या हुआ, यहां से कॉपर 2+ सॉल्यूशन में गया। जैसे ही कॉपर 2+ सॉल्यूशन में गया तो अब हम कैथोड को पढ़ेंगे। जब कैथोड को पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा सब कुछ। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात आएगी तो एनोड पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि एनोड से तो अब ये कॉपर 2+ सॉल्यूशन में जा रहा है। कॉपर 2+ आयन जब सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड की तरफ कौन जाते हैं, कैटायन जाते हैं। और हमारे पास कैटायन कौन है, कॉपर 2+, कैटायन है पानी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लिया तो पानी है, और पानी कौन सा केस लेंगे, अब हम रिडक्शन वाला केस लेंगे। और साथ में क्या आ जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड, जो कि रिएक्टिव मेटल है हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। अब इन दोनों में से फिर वही बात आएगी, 16 नंबर दोनों का है, तो अब इन दोनों पे बात क्या आ जाएगी, जब इनका 16 नंबर दोनों का ही है तो इसी का रिडक्शन फेवरेबल होगा, ना कि इसका रिडक्शन फेवरेबल होगा। पहले बता चुका हूं एजी वाले केस में क्यों होगा। ठीक है, तो अब देखो 16 नंबर इनको मिल रहा है, 7 नंबर इसको मिल रहा है, तो रिडक्शन किसका होता है, हाईएस्ट एसआरपी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होता है उसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ये किसका है, किसका है, कॉपर 2+ का। तो कॉपर 2+ रिड्यूस होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में, जो कि सॉलिड कॉपर मेटल हमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यही कॉपर 2+ क्या करेगा, कैथोड की तरफ भागेगा और हमें कॉपर मेटल देगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कॉपर होगा, हमारे लिए कॉपर मेटल प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो हमें दोनों प्रोडक्ट मिल गए, एक एजी मिल गया और एक कॉपर मिल गया। दोनों प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं, एक एजी और दूसरा कॉपर। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दोनों प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, वेट वाला फॉर्मूला। कहां भाई, यहां लगा देता हूं मैं फॉर्मूला वेट वाला। ठीक है, यहां वेट वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है, अब देखो वेट निकालना है पहले सेल के लिए, मैं निकाल रहा हूं फर्स्ट नंबर, मतलब पहले सेल के लिए, इस सेल के लिए मैं वेट निकाल रहा हूं। क्या था भाई, वेट ऑफ एजी, क्योंकि प्रोडक्ट क्या मिला, एजी। तो वेट ऑफ एजी का फार्मूला क्या था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई 96500 कूलम पर मोल। ध्यान है, हमने यही फॉर्मूला लिखा था, इसी से क्या आ रहा है, वेट का फॉर्मूला आ रहा है। अब देखो सेल नंबर 2, सेकेंड सेल के लिए फॉर्मूला, सेकेंड सेल में हमें प्रोडक्ट क्या मिला, कॉपर, यानी वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई 96500 कूलम पर मोल। अब ध्यान रखना, हमें रेशियो कैसे मिलेगा, हम लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, ये डिवाइड का निशान डिवाइड कर रहा हूं, और जब मैं डिवाइड करता हूं तो अब ऊपर ये सेम है,
ये सेम है तो ये कट जाएंगे। अब नीचे वाला ये सेम है तो ये भी कट जाएगा। तो रेशियो क्या आया, जो रेशियो आया वो ये था। इस रेशियो को मैं वहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वेट ऑफ एजी डिवाइड बाई वेट ऑफ कॉपर, यानी पहले का वेट दूसरे सेल का वेट जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। और क्या यही हमारा सेकंड लॉ नहीं था फैराडे का? उसने क्या कहा कि जब सेम क्वांटिटी, सेम आई और टी, यानी सेम इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर रहे हैं, जब कोई सेल डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाले सेल कनेक्ट हैं सीरीज में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तब क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी एनोड के थोड़ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये प्रोडक्ट बने एजी और कॉपर, तो इनका वेट जो होगा, वेट ये रहा WAG और WCU, इनका वेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। ये रहा केमिकल इक्विवेलेंट वेट इनका। तो ये था हमारा फैराडे का सेकंड लॉ और उसका प्रूफ, कि सेकंड लॉ क्या है, उसका प्रूफ क्या है। अब इस पूरे फॉर्मूले का, पूरे डेरिवेशन का, पूरे एग्जांपल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो अब देखो कि ये था फैराडे का सेकंड लॉ। हमने फैराडे का फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ पढ़ लिए हैं, दोनों के हमने पूरे के पूरे सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं। और अब सारे फॉर्मूले हमें यूज कहां करने हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी की बुक में जितने न्यूमेरिकल्स हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के, आपको कल तक सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। और जितने फॉर्मूले मैंने यहां लिखवाए हैं उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से करने हैं, और यही फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। दोनों लॉ बिल्कुल इजीली आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोनों लॉ, इस सेकंड लॉ को पूरा प्रूफ किया है मैंने, फर्स्ट लॉ को भी किया था, हर एक फार्मूले को डिराइव किया था फर्स्ट लॉ के, और इसी तरह सेकंड लॉ को भी प्रूफ किया है और पूरा फार्मूला डिराइव किया है एग्जाम्पल लेके। पहले जनरल एग्जाम्पल बताया था, ABCD जनरल लिया था, और उसके बाद हमने क्या लिया, AgNO3 और कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन ले लिया था, ठीक है। सेल कितने भी हो सकते हैं सीरीज में, 2, 3, 4, हमें तो बस उनके टोटल प्रोडक्ट से मतलब है ना। और उनके प्रोडक्ट का वेट का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा, यानी उनका वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट की। आपको केमिकल इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला पता होना चाहिए, और इसी से आप सारे के सारे न्यूमेरिकल फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ के कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।